Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about photoelectric effect, right? So phenomena of ejection of electron from the metal surface when light radiation of sufficient energy called threshold energy and sufficient frequency called threshold frequency fall on it. Let us understand it. मेरे पास है एक मेटल का पीस, राइट, एंड वी नो दैट मेटल जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए, राइट ना। तो अब ये जो मेटल है मेरे पास, ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना। जो मेटल बना है एटम से, एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो मेरा मेटल है ये बना है, जैसे मैंने कहा, ये मेटल जो है वो बना हुआ है एटम से, और एटम के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ जो है यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब इनकी खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, जिस एनर्जी से ये एक एटम में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर है मेटल में है, ये किसी ना किसी एनर्जी, कोई ना कुछ एनर्जी इनके पास है, जिस एनर्जी से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह रहा है इस मेटल में, जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन रह रहा है, उस एनर्जी से ज़्यादा अगर मैं एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल से जो बाहर आ जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बाहर आ जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। एज यू कैन सी हेयर, दिस इज माई मेटल ओवर हेयर, राइट। मैं प्रोवाइड करता हूँ इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट आउट हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट आउट होता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट ना। सो ध्यान से सुनना, जो एनर्जी मैंने कही, जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन रह रहा होगा इस मेटल में, उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ ई नॉट, है ना। एंड ई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, राइट। ये जो ई नॉट है, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रह रहा है, या मैं बोलूँ जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने को चाहिए, उसको हम ई नॉट भी बोलेंगे, है ना। और उसको मैं वर्क फंक्शन भी बोलूँगा डब्ल्यू नॉट, है ना। तो डब्ल्यू नॉट जो है वो हो जाएगा किसके बराबर, ई नॉट, है ना। तो इट्स इक्वल टू एच न्यू नॉट। ई नॉट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस है जो कि हमने ध्यान से देखने हैं, राइट ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये तीनों केस। केस 1, अगर मैं जो लाइट बाहर से भेज रहा हूँ मेटल के सरफेस की ओर, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो वहाँ पर कोई भी इजेक्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह रहा है, अगर आप उससे कम एनर्जी यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा? नहीं जी, आपको इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके ये बाहर जाएगा। तो ऑब्वियसली एंड वी नो दैट ई इक्वल्स टू एच न्यू, है ना। तो अगर मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो मुझे फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करना होगा, राइट ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो मेरी लाइट की है वो कम है, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो कोई भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जी हाँ, तब भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। अगर लाइट की एनर्जी जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह रहा है उस एनर्जी के बराबर है, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट होकर सरफेस में आ जाएगा, ऐसे करके, नहीं, सरफेस में आएगा, सिर्फ सरफेस में आएगा। केस नंबर 3, अगर जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी। ध्यान से सुनना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगी, बट जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो सरफेस पे नहीं रहेगा जी, वो जो है एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि मुझे पता है ना कि जो फ्रीक्वेंसी है मेरी लाइट की, जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, एंड वी नो दैट ई एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब मेरी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो इजेक्ट तो होगा इलेक्ट्रॉन, बट वो ज़्यादा जो एनर्जी है जो बाहर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, वो एज अ काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो जो है काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रहेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, राइट। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इज यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अब हम एक इक्वेशन देखेंगे, राइट ना, एक इक्वेशन देखेंगे। अब जो लाइट की जो एनर्जी है जो कि मैं बाहर से प्रोवाइड कर रहा हूँ, एनर्जी ई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली इसी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन को उतनी जितनी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर सरफेस में आ जाएगा। बट अगर मैं इसको एनर्जी उससे ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस में, तो मतलब इजेक्शन तो इसका होगा, बट ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है चेंज हो जाएगी। तो जो ई है, ई एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड वर्क फंक्शन को हम जो है डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर कहा है ना, ये हमने ब्रैकेट में ऊपर लिखा भी है। तो डब्ल्यू नॉट इक्वल टू,
है, हमने देखा यहाँ पे डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू ई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, तो मैं यहाँ पर एच न्यू नॉट लिख सकता हूँ एंड ई है मेरी लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी है ये, इसको मैं एच न्यू भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास एच न्यू माइनस सॉरी हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास ई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी स्क्वेयर, है हाफ एम वी स्क्वेयर, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, है राइट। तो फिर एनर्जी की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ एच न्यू, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने इस साइड ले आया, दैट्स, तो यहाँ से मैं अगर एच को कॉमन ले लूँगा तो आपके पास ये बनेगा, ठीक है। एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, तो इसको मैं जो है ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, सी बाय लैम्बडा माइनस सी बाय लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वेयर। यहाँ पर अब मैं सी को कॉमन ले लूँगा बाहर, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, राइट। यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और नोट डाउन करना, क्या, सीजियम, रुबीडियम, पोटाशियम, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बड़े लूजली बाउंडेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लूजली। क्यों? क्योंकि हमें पता है इनका जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, बड़ा साइज़ होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट के इलेक्ट्रॉन तक उतना लग नहीं पाता है, तो लूजली हेल्ड होता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ी सी भी एनर्जी अगर मैं दे दूँ तो ये ईजिली निकल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं ज़्यादातर आपको सीजियम के देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड होता है, ईजिली दिया जा सकता है। तो याद रखना, सीजियम जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ होता है, राइट। तो ये चीज़ हमने देखी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आइए कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है तो क्या क्या चीज़ें रहती है। पहला, इलेक्ट्रॉन आर एजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, मीन्स देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, है ना, जैसे ही आपका जो मेटल का सरफेस है, जैसे ही आपका जो मेटल का सरफेस है उस पर लाइट स्ट्राइक करेगी वैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ये बोल रहा है ये। सेकंड देखेंगे, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये है मेरे पास मेरा मेटल का सरफेस, ठीक है। अभी मैंने जो है इंटेंसिटी कम रखी थी तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए वो भी कम थे, बट जैसे ही मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूंगा तो इजेक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इजेक्ट हो रहे होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। याद रखना, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर भी बढ़ेगा, उनका नंबर भी बढ़ेगा। तो ध्यान से सुनना है ना, ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से भी क्वेश्चन बनता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, इसके बीच का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। अगर मैं इस पॉइंट में देखूँ, जब इंटेंसिटी इतनी है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वो कितने हो गए, इतने। अगर मैं इस पॉइंट में देखूंगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो गए इतने। अगर मैं इस पॉइंट में देखूंगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल बी हेयर, राइट ना। तो ये रहता है हमारा इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड के बीच ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन। एक ग्राफ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास, वो ग्राफ किस किस के बीच है, वो ग्राफ है हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड एंड फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड और फ्रीक्वेंसी के बीच है, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाए लाइट की तो आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे क्या। अगर हम जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है बाहर। तो ये आप देख रहे हो न्यू नॉट, ये क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को स्ट्राइक करवाया मेटल के सरफेस पर तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा। अगर इतनी, तब भी नहीं हो पाएगा। अगर इतनी, तब भी नहीं होगा। अगर इतनी, तब जाके आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इतनी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ से यहाँ तक, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी तो मिनिमम चाहिए ही होती है उसको, राइट। तो इतनी जो है उसको चाहिए होती है मिनिमम जो है फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर आप फर्दर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना, फर्दर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी हमारे को जो है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, ऐसा नहीं होता, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच भी ग्राफ आता है। हमने पीछे भी देखा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करवाने को, जिसको कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते थे। और मैंने आपको ये भी कहा था, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा
मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है जिसको कि मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर मैं फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दूँ, तो जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी मैं प्रोवाइड करूँगा ना, वो उस इलेक्ट्रॉन को भगाने में, उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज़ होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट तक अगर आप बढ़ाएंगे, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ी सी अगर आपने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो आप देखेंगे इसकी कोरिस्पॉन्ड काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास, ये। और बढ़ाएंगे तो उसके कोरिस्पॉन्ड जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो होगी आपके पास ये। मतलब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी होगी, हम बोल सकते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी, उसको एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज़ हो रही है। तो याद रखना, इसका जो ग्राफ है वो ऐसा रहता है हमारे पास, राइट। और आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ से बनती है, तो इसको ज़रूर आपने जो है ध्यान रखना है। क्या स्टेटमेंट्स रहती है, याद रखना। पहला, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूँ तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। हमने अभी अभी ऊपर देखा नेक्स्ट, बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। याद रखना फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उतने ही रहते हैं। दूसरा, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते थे हमारे मेटल पे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड वो इंक्रीज हो जाते थे, बट काइनेटिक एनर्जी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो याद रखना, इंटेंसिटी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यानी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमने पढ़ा अभी ना, उसका जो मेन कंक्लूजन यही है मेन इंपॉर्टेंट टू थिंग्स यहाँ पर। ये एक आपके पास ये वाला पॉइंट है, और एक आपके पास ये वाला पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में जो है कोई रिलेशन नहीं है ना, राइट। हमने ये ऊपर जो है देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या रहता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? एक ऐसी बॉडी ना जो कि आपकी परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है लाइट की, और परफेक्ट एमिटर भी होती है, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और जो एमिटर, जो आपकी रेडिएशन और जो रेडिएशन एमिट होती है, उस रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। आइए देखते हैं। अ बॉडी दैट इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ एनर्जी इज नोन एज ब्लैक बॉडी, एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, राइट। ये हमारे पास बॉडी है कोई, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, रेडिएशन एब्जॉर्ब्स, इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी हुई है ऐसे करके, है ना। तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही करेगी, और जब मैं इसको हीट करूँगा तो ये जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी रेडिएशन को ये एमिट भी कर देगी। तो ऐसी बॉडी जो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर भी हो, परफेक्ट एमिटर भी हो रेडिएशन की, उसी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, राइट। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, इसके कुछ पोस्टुलेट्स से आइए देखते हैं। हमने इससे पहले कुछ जाना था मैक्सवेल्स की थ्योरी के बारे में, कि जो मैक्सवेल्स थे उन्होंने कहा था कि जो लाइट है, जो रेडिएशन है, वो जो है कॉन्टीन्यूसली आती है, वो कॉन्टीन्यूसली एमिट होती है ऐसे करके। कोई भी वहाँ पे ऐसा करके कोई डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे को देखने को नहीं मिलती है, कॉन्टीन्यूस आती है, ये कहा था मैक्सवेल ने। बट इन्होंने क्या कहा कि जो लाइट है ना, लाइट वो कॉन्टीन्यूसली नहीं आती है, लाइट जो है वो कॉन्टीन्यूसली नहीं आती है, वो जो है हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूसली आती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, है ना, जिनको कि क्वांटम्स कहते हैं। देखेंगे, रेडिएशन एनर्जी या फिर रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टीन्यूसली बट डिसकॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और क्वांटम, राइट। ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर क्वांटम के साथ ना कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है हर क्वांटम की, है ना। हर क्वांटा या हर क्वांटम की डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, याद रखना। इन केस ऑफ लाइट, क्वांटम को फोटोन कह लेते हैं लाइट के केस में, राइट। तो उन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, राइट। देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो लाइट है ना वो डिसकॉन्टीन्यूसली नहीं आ रही है, सॉरी, उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है वो कॉन्टीन्यूसली नहीं आ रही है ऐसे करके, वो जो है डिसकॉन्टीन्यूसली आती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। और इन पैकेट का नाम जो है उन्होंने बोला क्वांटम या फिर क्वांटा। और लाइट के केस में इन्हीं को क्या बोल देते हैं, फोटोन। क्वांटम या फिर फोटोन, क्वांटम या फिर फोटोन। और उन्होंने ये भी कहा
कि हर क्वांटम की, हर फोटोन की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, कितनी, इक्वल्स टू एच न्यू, राइट। तो आइए देखते हैं। एनर्जी ऑफ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पर एच आता है, जो कि है प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, याद रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की जो एनर्जी होती है ना, वो होल नंबर मल्टीपल होती है किसके, एच न्यू के। एन जो है आपके पास एक होल नंबर होगा, 1 2 3 4, राइट। या तो वो 1 एच न्यू इतना एब्जॉर्ब या एमिट करेगी, या फिर 2 एच न्यू, 3 एच न्यू। कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं, ना तो एमिट कर सकता है ना तो एब्जॉर्ब कर सकती है ना, राइट। मतलब जो आपकी लाइट है वो कभी भी फ्रैक्शन में ना तो एमिट हो सकती है ना ही एब्जॉर्ब हो सकती है, याद रखना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डुअल करेक्टर पोजेस करती है, मतलब वेव लाइक करेक्टर भी होता है उसका और पार्टिकल लाइक करेक्टर भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, फोटोन इज न्यूट्रल एंड इट्स रेस्ट मास इज जीरो। याद रखना, फोटोन में कोई चार्ज नहीं होता और इसका रेस्ट मास कितना होता है, जीरो। और जो फोटोन जब ट्रैवल करता है तो वो एज अ वेव ट्रैवल करता है, बट जब वो एब्जॉर्ब होता है तो वो एज अ पार्टिकल जो है एक्ट करता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड यू enjoyed it. Thank you.